Hello student, welcome back to the channel. So basically this is second part of first chapter, and in this chapter we are going to study the second major important feature of our constitution, that is social justice and equality. So uh, let's start it. Social justice and equality are the important objective of our constitution. The constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. We are following the path laid down by the constitution to achieve the goal. So सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी मतलब सामाजिक न्याय और सामाजिक समता या फिर समानता हम कह सकते हैं. तो दीज आर टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. हमें एक सामाजिक न्याय भी प्रस्थापित करना है और समता मतलब लोगों के बीच में समता रहनी चाहिए. लोग एक दूसरे को एक ही नज़रिए से देखनी चाहिए. ऐसी हमें एक सोसाइटी बनानी है. ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है, भारत का संविधान. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट, संविधान. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस और इक्वलिटी का बहुत ही बड़ा योगदान है. तो ये जो सोशल जस्टिस है वो हमें कैसा अचीव करना है. तो टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस इज़ टू रिमूव दो सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिविजुअल. मतलब सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय अगर हमें प्रस्थापित करना है, मतलब उसको इस्टेब्लिशमेंट करनी है अगर सामाजिक न्याय की, तो हमें अभी तक जो भी हमने सोशल कंडीशंस थे हमारे, ठीक है, मतलब हमारे सामाजिक जो नियम है, ठीक है, उन नियमों से बाहर आकर लोगों को एक समान नज़रिए से देखकर हमें सोशल जस्टिस का वहाँ पर क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट करना है. तो जो सोशल कंडीशंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनजस्टिस के लिए. ठीक है, इनजस्टिस, एक जस्टिस होता है मतलब न्याय देना, और इनजस्टिस मतलब अन्याय होता है. ठीक है, तो ऐसे हमारे कुछ कुछ ऐसे रूल्स है हमारे सोसाइटी में जिसके वजह से क्या होते हैं कि अन्याय होता है लोगों के ऊपर. लोग एक दूसरे के प्रति उतना अच्छा से व्यवहार नहीं कर पाते. ठीक है, और जो लोगों की खुद की इंडिविजुअल डिग्निटी होती है ना, उसको भी हानि पहुंचाने का काम करते हैं कुछ रूल्स है हमारे. तो उस रूल्स को ही हमें क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल करना है, उसको हमें सोसाइटी से निकाल देना है ऐसे रूल्स को. और लोगों को उस रूल निकालने के बाद हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करना है. द प्रिंसिपल, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लाइन पे है, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. फर्स्ट पॉइंट जो था वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर लेना. सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो जस्टिस और इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. ठीक है, तो भेदभाव का क्या करना है, यहाँ पर एंडिंग करना है. एक दूसरे के प्रति अच्छे से रहना है हमें. एक दूसरे के प्रति हमें भेदभाव कर कर नहीं रहना है. ठीक है, और वो कौन कैसे बेसिस पर हमें ये सोशल स्टेटस हमें स्ट्रॉन्ग करना है कि एज सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, पार्टी एंड गिविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू द एवरी इंडिविजुअल. मतलब हर एक इंडिविजुअल को, हर एक एक आदमी को, हर एक एक इंडिया के जो सिटीज़न है, नागरिक हैं, उनको उनकी जाति पाति, धर्म, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो उनका जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ठीक है, वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह क्या है, ठीक है, और उनको कितने सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं. तो इन सभी मायनों में उनको हमें क्या करना है, इक्वालिटी प्रोवाइड करना है. इन सभी मायनों में हमें उनसे भेदभाव नहीं करना है. तो यही इस पॉइंट में बताया गया है. तो ओवरऑल ये पूरा पैराग्राफ जो हमने अभी डिस्कस किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकेंड में पढ़ेंगे, टू इस्टेब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी इफर्ट्स आर मेड टू सॉरी इफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी. तो ठीक है, जो हमने देखा कि हमने किस प्रकार हमें जस्टिस और इक्वालिटी हम इस्टेब्लिश करनी है. ठीक है, लोगों के प्रति हमें कैसा भाव रखना है. ठीक है, भेदभाव नहीं करना है, लोगों के प्रति अच्छे से व्यवहार करना है. ये सब चीज़ें देखी, लेकिन हमें इसे अब इम्प्लीमेंटेशन करना है इस चीज़ों का. तो इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है.
तो एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी, हर एक स्तर पर, सोसाइटी मतलब समाज के हर एक स्तर पर जाके हमें क्या करना है, इस चीज़ के एफर्ट्स लगाने हैं। हर एक स्तर पर, छोटे से लेके बड़े तक, हर एक स्तर पर जाकर हमें क्या करना है, एफर्ट्स लगाने हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का एफर्ट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स हो गया, जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी, तो वो इसमें एक अच्छा या फिर एक अहम रोल प्ले करेगी। ठीक है। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। तो डेमोक्रेसी हमारी जो लोकशाही है, ठीक है, लोकशाही मीन्स क्या है, मैंने बताया हमको आपको लास्ट लेक्चर में कि लोगों ने ही लोगों के लिए बनाया हुआ शासन। समझ रहे हैं? लोगों ने लोगों के लिए बनाया हुआ शासन, इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, लोकशाही कहते हैं। तो हमारी जो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है हमारी, उसमें क्या करना है, हमें ऑल सेक्शंस है हमारे उसके सोसाइटी के, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसका डिस्कस किया था कि जो भी छोटे वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, जो उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, जो मतलब एजुकेशन जिसे शिक्षण कहते हैं उसमें पिछड़े हुए हैं, जिनकी लिटरेसी भी कम है, जो सीख नहीं पाते, ठीक है, उनको क्या करना है, जो पिछड़े हुए हैं ना, वो भी सब हमारे भाई है, ठीक है, भाई बहन है। तो उनको क्या करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। मतलब आज हम जहाँ पर है उसी जगह पर उनको लाना है, और हमें भी आज की जगह से आगे तरक्की करते हुए आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? तो ये है मेन स्ट्रीम। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी इज़ इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ एकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन इन सोसाइटी। यही क्या है, एकोमोडेटिंग मीन्स क्या, समावेशक, मतलब हर एक को उसमें इंक्लूड करना। एकोमोडेटिंग मतलब क्या, समावेश करना। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है, प्रोसेस ऑफ एकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर एक सेक्शन है हमारे अलग अलग सोसाइटी के, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर उनको सबको मिला कर आना है। ठीक है, एकोमोडेशन मीन्स मिला कर आना है, एकोमोडेटिंग, सॉरी। सो डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कन्फ्लिक्ट्स। जो भी सामाजिक विवाद होते हैं उसमें क्या करते हैं, डेमोक्रेसी हेल्प करती है उसे कम करने का। ठीक है, तो इसके हमें कौन कौन से पॉलिसीज़ वगैरह वो देख लेंगे यहाँ पर कि इंडिया में हमने कौन कौन से पॉलिसी यहाँ पर ले। तो फर्स्ट है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अ सीट। ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अ सीट इज मीन फॉर दो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब बहुत साल से जो लोग शिक्षण मतलब एजुकेशन से और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है अभी तक, बहुत सालों से उनको मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और जो रोज़गार है हमारा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, उन क्षेत्र में उनको क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऐसे पॉलिसी डिज़ाइन करनी है कि उससे क्या होगा, दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या करेंगे, मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, अकॉर्डिंगली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन द गवर्नमेंट सर्विस सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब शैक्षणिक संस्थाएं होती है वो, और इन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी सर्विसेज होते हैं, ठीक है, पुलिस सर्विस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, फॉरेन सर्विस होती है, फॉरेस्ट सर्विस होती है, रेलवे सर्विस होती है, पोस्ट सर्विस होती है, बहुत सारे सर्विसेज है गवर्नमेंट के, एक नहीं है, ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। तो इन सभी सर्विसेज में क्या होता है, कुछ अमाउंट रहते हैं। अगर 1000 सीट्स अगर वैकेंसी होगी, ठीक है, एक पोस्ट निकलती है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की, तो अकॉर्डिंगली जो भी क्लास है तो उसके हिसाब से क्या है, पोस्ट निकलती है 1000। अब हम समझ कंसिडर करेंगे 1000 की वैकेंसी निकलेगी, तो 1000 में से 200 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व किए जाएंगे फॉर पर्टिकुलर सेक्शन। समझ में आ रहा है? तो वे वही यहाँ पर का है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से मतलब जो भी हमारे पिछड़े हुए आदिवासी वगैरह वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया जाता है। तो इसी के लिए ये रिजर्वेशन ज़रूरी है। देयर इज़ ऑल्सो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अ सीट फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब वही जो पिछड़े हुए वर्ग है उनके लिए भी यहाँ पर क्या है, एक प्रोविज़न बनाया गया है रिजर्वेशन का। अभी हम नेक्स्ट जो मेन है वो पढ़ेंगे, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। ठीक है, जो भी अत्याचार होता है ना उससे हमें क्या करना है, प्रिवेंशन मिलाना है।
प्रिवेंशन मीन्स क्या करना है हमें, जो भी अत्याचार होता है वो अत्याचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें ट्राई करना है। तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, जो आदिवासी जमाती के लोग होते हैं, या फिर जो गांव में रहते हैं, ठीक है, हिली एरियाज़ वगैरह में रहते हैं, वैलीज़ में वगैरह रहते हैं, जो सिटी से अलग होके इन केस विलेज से भी अलग होकर जो लोग रहते हैं ना, तो उन लोग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या है, ये एक्ट बनाया गया है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। दिस एक्ट प्रिवेंट एनी जस्टिस एनी इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग to scheduled caste and scheduled tribes, and any act of atrocity committed against them in liable for punishment। वही बात बताई गई है कि जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो लोग हैं उन्हें क्या अत्याचार अगर हो रहा होगा तो उनसे वो अत्याचार की वो क्या करें, न्याय मांग सके, ठीक है। इनजस्टिस उनका अगर अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के अगेंस्ट जाकर उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो वो न्याय मिलने के इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एक कवच दिया है, ठीक है। कवच कौन सा दिया है, वो एक्ट दिया है, एट्रोसिटी का एक्ट दिया गया है, समझ में आ रहा है। और इस एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनको जो भी अगर उनके ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो जो भी उनके ऊपर अत्याचार करेगा तो उन लोगों को यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब एक होते हैं मेजोरिटी और एक होते हैं माइनॉरिटी। तो मेजोरिटी का मीनिंग क्या होता है, जो ज़्यादा है, और माइनॉरिटी का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, जो कम है। कम इन द सेंस व्हाट, अभी इंडिया में क्या है कम, मतलब क्या कहते हैं हम, देखो इंडिया में बहुत सारे कास्ट है, ठीक है, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध, ठीक है। तो इनमें से मेजोरिटी पीपल कौन है, हिंदूज़ है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ज़्यादा है, सेकंड में आती है मुस्लिम्स की, ठीक है, फिर बौद्ध की आती है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जो सबसे कम 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 होते जाते हैं ना, जो जिनकी मतलब जिनका जो धर्म है वो इतना एक्सपांड नहीं हो चुका है, उनके अंदर उनके धर्म के अंदर लोग ज़्यादा नहीं है, तो वो किस में काउंट किए जाते हैं, माइनॉरिटीज़ में काउंट किए जाते हैं। तो ये इंडिया के लिए। ऐसे हम अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में मराठी लोग जो बोलते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गए तो वहाँ पर हिंदी लोग ज़्यादा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु, यहाँ पर कैसे तमिल वगैरह बोली जाती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रीजन में जिन लोगों की लैंग्वेज या फिर लोक संख्या जिसे पॉपुलेशन कहते हैं वो अगर ज़्यादा होगी तो वो हो गए मेजॉरिटी। और दूसरे लोग अगर हम महाराष्ट्र के लोगों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अगर जो नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग जो है अगर वो महाराष्ट्र में रहते तो उन्हें हम माइनॉरिटी कह सकते हैं। अगर महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम महाराष्ट्रियन जो मराठी लोग जो बोलते हैं तो उनको हम माइनॉरिटी कहेंगे। तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सेवरल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज। तो कुछ प्रोविजंस यहाँ पर बनाए गए हैं, तो क्या है देखेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसी फॉर माइनॉरिटीज़ टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनकी जो शिक्षा है, ठीक है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, उसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए कहा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान क्या करता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। और वो कौन कौन से बेसिस पर करते हैं, जो कास्ट है, जात है, धर्म है, उनका कौन सा रंग रूप है, ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है, वो किस प्रदेश से आते हैं, इनके अगेंस्ट अगर उन्हें कोई बोलता है या फिर इसके आधार पर अगर उन्हें कोई एजुकेशन नहीं देता या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है तो उनको अधिकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कवच प्रदान किया गया है कि आप उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो। This is the comprehensive provision for the minority which fundamentally protects their right to equality, freedom, right against exploitation and cultural and एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमें फंडामेंटल राइट दिया है। राइट ऑफ इक्वलिटी, हमें समानता, हर मतलब हर एक आदमी, हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है वो एक समान है, ठीक है। उसको भी बोलने का अधिकार है तो मुझे भी बोलने का अधिकार है, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें कोई भी अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का भी उसे भी अधिकार है और आपको भी अधिकार है। आपके जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गए, ठीक है, आप जो भी, ठीक है, आप अगर मंदिर में जाते होगे तो आपको ऐसा नहीं कहा जाए कि आप पर्टिकुलर रीजन में रहते हो और आप यहाँ आकर हम मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कहा जाता।
आपको अगर मस्जिद में जाना होगा, चर्च में जाना होगा, आप किसी दूसरे प्रदेश से रहते हो और दूसरे प्रदेश में काम के लिए या फिर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप आ गए और आपको वहाँ पर रोक लगाई जाती है, तो ये गलत बात है। समझ में आ रहा है? तो ये इससे हमें क्या हो रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या किया है, यहाँ से एक फंडामेंटल राइट दिए गए। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज रिलेटिंग टू द वुमन एंड प्रोविजन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो जो वुमेंस होते हैं उनके रिलेटेड कुछ लॉ यहाँ पर बनाए गए। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एफर्ट वर मेड फॉर एम्पावरिंग वुमन। ठीक है, तो हमारा स्वतंत्रता मिला इंडिया को, तो उसके मिलने के बाद हमने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए कि वुमन का एम्पावरमेंट हो, मतलब वो जो महिला वर्ग है, ठीक है, उनके क्या हो, यहाँ पर तरक्की होनी चाहिए, इसलिए बहुत सारे हमने यहाँ पर एफर्ट्स लगाए हैं। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमन, सेवरल पॉलिसीज have been adopted at national and international level to remove literacy among the women and to make available opportunity for their development। तो ऐसे बहुत सारे हमने प्रोविजंस बनाए गए, तो जिसमें क्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमने पॉलिसीज़ बनाए गए। तो उसमें जो लिटरेसी थी, मतलब शिक्षण, ठीक है, जो शिक्षा होती है, शिक्षित जिसे हम कहते हैं, तो जो महिला वर्ग है उन्हें भी शिक्षित करने का यहाँ पर कदम उठाया गया था। और टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर डेवलपमेंट, और उनके जो विकास है उस उनका विकास होने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए, ठीक है, आर्थिक विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसा होने के लिए उन्हें भी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की गई। द राइट टू हैव अ इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, डोवरी प्रोहिबिटेशन एक्ट अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिटेशन एक्ट आर सम इम्पोर्टेंट प्रोविजन which create a favorable environment for protection of freedom of women and securing their development। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट है, ठीक है। डोवरी प्रोहिबिटेशन एक्ट मतलब क्या होता है, जो शादी करने के बाद पैसा देने लगता है, ठीक है, तो वो पैसा नहीं देना, वो मतलब पैसा देकर शादी कराना, ये गलत बात है, ठीक है। तो वो उसको प्रोहिबिटेड करना है, उसको रोक लगानी है हमें, तो डोवरी प्रोहिबिटेशन एक्ट वगैरह ऐसे अलग अलग एक्ट्स है। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है वुमेन्स को, ठीक है, उनको उनको फ्रीडम भी मिलता है, उससे उनको क्या होता है, प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है। लॉ का प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन होता है, और उनकी डेवलपमेंट भी वहाँ पर जल्दी हो जाती है। इन आवर कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन हैव इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो जो महिला का योगदान है किसमें, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, राजकीय, जो जैसे हम लोकसभा विधानसभा कहते हैं, ठीक है, एमएलएज एमपी खासदार आमदार जो होते हैं, ठीक है, मतलब हम नेते नेते कहते हैं ना, हमारा नेता कौन सा, ठीक है, तो वो जो नेता होता है उसमें जो लोग, मतलब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, जो सहभाग वगैरह है, वो बहुत कम है। मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमन। तो बहुत सारे कंट्रीज़ है दुनिया में, उन्होंने क्या किया कि वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बढ़ाने का ट्राई किया। फॉर दिस परस्पेक्टिव चेंजेस आर टेकन प्लेस इन इंडिया एज वेल। तो ऐसा अगर दुनिया में हुआ है तो इंडिया में भी हमने उसको ट्राई किया है। The 73rd and 74th amendment reserve 33% seats for the women in local self governing institute। ठीक है, जो लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वहाँ पर 33% का क्या गया है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। और कौन सा एक्ट है, 73rd एंड 74th। तो लास्ट लेक्चर में भी 73rd और 74th अमेंडमेंट का एक वहाँ पर एक रेफरेंस आया था। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा रेफरेंस था वो, ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखकर। नेक्स्ट, दिस परसेंटेज हैज़ बीन रेज्ड टू 50% इन सेवरल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इसका जो परसेंटेज है वो क्या है, 50% तक बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया है मतलब बढ़ गया है, मतलब वुमेंस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन इस्टेब्लिश, सिमिलर कमिटीज़ आल्सो एग्जिस्ट इन द स्टेट लेवल। तो नेशनल कमीशन भी नेशनल लेवल पर भी कमिटी इस्टेब्लिश की गई है, और स्टेट लेवल पर भी ऐसे इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है, कमिटीज़। द एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस इन द इम्पोर्टेंट स्टेप is the important step in the direction of democracy. This act underlines the need to protect the dignity and self-esteem of the woman। ठीक है, सो ऐसे जो एक्ट्स हैं ना, जो वुमेन्स को प्रोटेक्शन देते हैं, जो
घरेलू विवाद होते हैं, ठीक है, सामाजिक विवाद होते हैं, तो इनसे उनको क्या मिलता है, थोड़ी रिलीफ मिलती है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारी जो लोकशाही है उसके नज़रिए में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक अंडरलाइन करने वाली ऐसी भी बात है कि जो डिग्निटी है, प्रतिष्ठा है और उनका आत्मसम्मान है, उसको भी यहाँ पर क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है, उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, ठीक है। दिस एक्ट रिजेक्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ domination and authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in the true sense। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल रिफॉर्म्स हम इसमें अगर लाएंगे तो उससे क्या होगा, जो डोमिनेशन है मतलब वर्चस्व होता है, ठीक है, हुकुमशाही का मतलब एक होता है राजा और वो जो बोलेगा उसको प्रजा को करना ही होता है। वैसे ही एक आदमी कुछ बोलेगा तो वो उनको उनके नीचे वाले जो भी आदमी काम करने वाले मतलब बॉस वाला, ठीक है, जो बॉस वो जो बोलेगा वो आपको करना ही होगा, तो इसको क्या कहते हैं, हुकुमशाही कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, इनको विरोध लगाना है, इन्हें हमें रोध लगाना है, ठीक है। तो ये था आज के लेक्चर के लिए जो हमने पढ़ा है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का पॉइंट था। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज़ अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।